नमस्ते साथियों, गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी मित्रों साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो हम डेली यहाँ पे बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। सारे जो टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को हम कवर करके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए डेली करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आज की जो हम प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लाए हैं वह इतिहास है, जो हिस्ट्री है। इतिहास से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो बिहार टीचर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न लिए हैं कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न है, बीपीएससी के थ्रू पूछा गया है प्रश्न है। इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल से भी बताऊंगा, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न पहला है, यहाँ पे जो प्रश्न पहला है कि भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, ठीक है। भारत जो माफ कीजिएगा, भरत जन के नाम पर, भारत नहीं भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, सही करेंगे। ऋग्वेद में इसका जो उल्लेख मिलता है, किसका? भरत जन का जो नाम है इंडिया, ये भारत के नाम पर रखा गया है। यह ऋग्वेद के काल में मिलता है। समझ में आ गया? अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लीजिए। ये जो पॉइंट यहाँ पे जो आप लोगों को बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं। ऋग्वेद में जो सर्वप्रथम भरत जन का जो उल्लेख मिलता है, जिसके नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में अगर कोई भी आप लोग से सवाल पूछे, सवाल जवाब पूछेगा, तो आप लोग ऋग्वेद के बारे में बहुत अच्छे तरीक़ा से बता सकते हैं। ऋग्वेद जो है ये प्राचीनतम वेद माना जाता है। कैसा वेद माना जाता है? तो प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है ऋग्वेद कैसा वेद है? तो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। ओके, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आप लोग याद कीजिएगा कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं, ठीक है। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं, याद हो जाएगा। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है। ये प्रश्न आया है, इस वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि हुए उनको क्या कहा जाता है? तो होत्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऋग्वेद का जो पहला एवं 10वां मंडल है सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद का जो पहला मंडल और 10वां मंडल है उसको सबसे अंत में जोड़ा गया था। तो ये ऋग्वेद के बारे में डिटेल से आप लोग को बता दिया, ठीक है। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग दूसरे नंबर पे। यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लौ युग का यह नाम इसलिए दिया गया। लौ जो युग है इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो पीतल दिया है, पत्थर, लकड़ी, कांसा। तो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, कांसा का इस्तेमाल होने लगा। लोहे की जगह किसका इस्तेमाल होने लगा? तो कांसा का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। अब इसके बारे में समझिए डिटेल से। लौह युग का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोपों में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। समझ में आ गया? बढ़ेंगे प्रश्न हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा देखिए, अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज युद्ध का उल्लेख है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। 10 राग्य युद्ध। 10 राग्य युद्ध मतलब होता है 10 राजाओं के युद्ध। किस वेद में उल्लेख है? तो सी ऑप्शन को हम लोग सही ऋग्वेद में उल्लेख है। किस वेद में उल्लेख है? तो ऋग्वेद में उल्लेख है, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो 10 राग्य युद्ध है इसमें 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किस मंडल में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह परुष्पणी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह जो 10 राग्य युद्ध है ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्पणी नदी के तट पर रखा गया। इस नदी का नाम जरूर याद रखिएगा। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संग को हराया था। भरत जन के राजा सुदास, इनका नाम जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। भरत जन के
जो राजा थे सुदास, इन्होंने 10 राजाओं के संघ को हराया था। यह ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे जो प्रश्न चौथा है इतिहास है दोस्तों, और आप लोग को शाम के भी वीडियो मिलेगा, वह जो मिलेंगे भूगोल से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, वह भी बहुत झकास प्रश्न होंगे एग्जाम के लेवल के लिए। तो 4 वेदों में किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह मिलता है। संग्रह का मतलब होता है उसमें मिलावट पूरा। तो ये जो मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में जो है 4 वेदों में से किस में जो बुरी आत्माएं होती है, बुरी आत्माएं बीमारियां होती है, जिसमें जादू तंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, उसका संग्रह जो मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जितना भी बुरा चीज़ होगा अथर्ववेद में। इसमें देखिए अथर्वा ऋषि यहाँ पे दिया गया है ना, नाम एक दिया गया है अथर्वा ऋषि। इनके द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्या है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, 731 मंत्र और 6000 पद्या, इसे ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न 5 है कि आर्यों की मुख्य के मतलब या प्रमुख कहिएगा, दोनों एक ही चीज हो जाएगा। सामाजिक इकाई क्या मानी जाती है? आर्यों का पूछ रहा है। तो इनकी जो सामाजिक इकाई मानी जाती है जन थी। इनकी सामाजिक इकाई क्या थी दोस्तों? तो जन थी। ठीक है, ध्यान से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पॉइंट लिखा गया है बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्यों की जो मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई है वह जन थी। ठीक है, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। और वह भी आरोही क्रम में। 2 तरह के क्रम होते हैं, एक अवरोही क्रम और एक आरोही क्रम होते हैं। तो इसे आरोही क्रम में बांटा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। आर्यों की जो मुख्य भाषा है, सामाजिक भाषा जन है, इसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ये 5 आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। आर्यों के हिसाब से कोई भी पूछ देगा, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है इसे कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसे आप लोग 5 बताइएगा। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, इसे याद कीजिएगा। ठीक है, ग्राम की जो मुखिया है ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो राजन कहलाते थे। प्रश्न देखते हैं 6 पे। 6 प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? अच्छा सा प्रश्न, उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड है और इसमें बात कर रहा है कि जो खेती है, पशुपालन है और व्यापार है, ये जो किसके जैसा काम करता था? तो ये बात करेंगे वैश्य। यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है ये सही होगा, वैश्य के द्वारा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण जो है ये मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हुए और वैश्य की जो सेवा करना है वह शूद्र का काम था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की जो सेवा करना है यह शूद्र का काम था। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। किसके आधार पर? तो जन्म के आधार पर। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम बिपाशा है? सुंदर सा प्रश्न है। किस नदी का जो प्राचीनतम नाम वह बिपाशा है? तो ब्यास याद करिएगा। किस नदी का प्राचीनतम नाम बिपाशा हो जाएगा? तो ब्यास नदी का। यह ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम बिपाशा है। देख सकते हैं यह कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलती है। जो बिपाशा नदी है यह कुल्लू में है और कुल्लू से यह किस कुंड से निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है, याद रखिएगा। ब्यास कुंड जो है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में स्थित है। यह पीर पंजाल पर्वत में श्रृंखला जो है यहाँ पे रोहतांग दर्रा है, यहीं पे स्थित है। यह नदी जो है कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ही चीज़ आप लोग के लिए बताएं। जो भी संग्रह लिए हैं यहाँ पे जो जो पॉइंट चुने हैं इम्पॉर्टेंट ही एग्जाम के लिए चुने हैं, पॉइंट ऑफ देखकर कि यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है, आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नदियों के प्राचीनतम नाम दिए गए हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। नदियाँ और प्राचीनतम नाम। अस्किनी नदी का जो प्राचीन नाम है वह चिनाब है।
इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आते हैं। सतलज की बात करेंगे तो शत्रुधि, इसके बाद रावी जो है परसुनी, झेलम का बितसता, गंडक सदानीरा, गोमती गोमल। तो ये इम्पोर्टेंट नाम थे नदियों के प्राचीनतम नाम, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए प्रश्न है 8 पे। 8 नंबर जो प्रश्न है कि वैदिक आर्य शब्द सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीनतम नाम क्या था? तो इसका प्राचीनतम नाम बितसता था, इसका प्राचीनतम नाम बितसता था। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग को बताएं झेलम का कौन सा यहाँ पे बताएं आप लोग को, तो बितसता बताएं। देखिए प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया, प्रश्न पूछा गया है, तो इसे ध्यान में आप लोग प्राचीनतम नाम जरूर याद कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में बितसता के रूप में किया गया? किस नदी का? तो झेलम का ना दोस्तों, अभी जस्ट आप लोग को बताएं झेलम नदी का, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। झेलम नदी का उल्लेख जो है वैदिक साहित्य में बितसता के रूप में किया गया है। इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील है, इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील है, और जो शेषनाग झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है स्थित? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। प्रश्न पढ़ेंगे 10 पे। 10 जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद। सामवेद जो है ये संगीत से रिलेटेड है। किस वेद से रिलेटेड है? सामवेद संगीत से। अब इसके बारे में सामवेद से आप लोग कोई भी कुछ भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं, तो आइए हम लोग इसको डिटेल से देख लेते हैं हम लोग सामवेद के बारे में। सामवेद से जो तात्पर्य होता है वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, जो संगीतमय होता है, जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, जो संगीतमय हो, उसमें मग्न आदमी जो भी सुने इसके बारे में, सामवेद के बारे में, वह मग्न हो जाए। साम का अर्थ होता है गान, साम का अर्थ होता है गान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सामवेद से जो संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है, जो सामवेद में जो संकलित मंत्र होते हैं वह देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, इसमें याद रखिएगा 1549 ऋचाएँ हैं, ठीक है, जिनमें से 75 के अतिरिक्त शेष जो है ऋग्वेद से ली गई है। जो 1549 ऋचाएँ हैं सामवेद में, याद रखिएगा, ये इसमें से जो 75 के अतिरिक्त जो शेष ऋग्वेद से ली गई है। इन ऋचाओं का गान जो है सोमवेग के समय उद्गाता करते हैं। कब? तो सोम यज्ञ के समय, माफ कीजिएगा, सोम यज्ञ होगा। सामवेद में 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से सामवेद में कौन कौन सी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं? तो कौमुस याद कीजिएगा, जैमिनीय याद कीजिएगा, और तलवाकर याद कीजिएगा। तलवाकर कह सकते हैं या राणायनीय कह सकते हैं। ये तीनों जो है सामवेद की महत्वपूर्ण शाखा के रूप में जानी जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 11 देखिए, 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना ऋग्वेद हो जाएगा, सबसे पुराना जो हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। कुछ देर पहले आप लोग को ऋग्वेद के बारे में बताए थे, सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। इनकी संख्या जो वेद है, वेद की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 याद कीजिएगा, वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में ऋषि मुनियों के द्वारा मौखिक रूप से वर्णित जो ऋचाएँ हैं, इसको क्रमबद्ध ज्ञान के संकलन के रूप में संकलित किया गया है, ठीक है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,462 है, 10,462 ऋचाएँ हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद आप लोगों को बता रहे हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद के मंत्र और बलि विधि के द्वारा लिए जाना जाता है। यजुर्वेद जो है इसको मंत्रों तथा बलि विधि के लिए जाना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे कहा, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है दोस्तों? तो सामवेद को, ठीक है। आप लोग इस चैनल पर आए हैं तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अथर्ववेद में बात करेंगे तो आर्जुवेद और चिकित्सा पद्धति का वर्णन है। अथर्ववेद, आर्जुवेद और चिकित्सा पद्धति का वर्णन है अथर्ववेद में। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऋग्वेद तो यहाँ पे बता दिए, यजुर्वेद के बारे में बता दिए, सामवेद और अथर्ववेद के भी बारे में बता दिए, जहाँ से प्रश्न बनेंगे। 12 पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त होता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, तो ऋग्वेद का होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त माना जाता है, जिसमें एक विराट पुरुष की चर्चा होती है, उसके अंगों का वर्णन होता है और इसमें वैदिक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न हम लोग 13 नंबर, देखिए फटाफट आप लोग को रिवीजन करा रहे हैं। 13 प्रश्न है कि वैदिक कालीन चतुष आश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, तो डी ऑप्शन सही होगा। जो किस पद का प्रावधान किया गया है, तो गृहस्थ का। किसका? गृहस्थ। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, जो वैदिक कालीन जो है चतुर आश्रम है, इसके व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। कितने? 4 आश्रमों में। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग को ध्यान में रखना होगा दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आप लोग को हाईलाइट कर देते हैं जिससे आप लोग समझ लीजिएगा। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद, प्रश्न आता है किस उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है? तो छांदोग्य उपनिषद में। परंतु जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। जबालो उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये तो दोनों उपनिषद याद रखिएगा। इसमें 4 हो जाएगा जबालो उपनिषद में, और छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है। गृहस्थ आश्रम की बात करेंगे, इस समय मनुष्य को अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती थी। यह चरण 25 वर्ष से शुरू होता था और 50 वर्ष तक चला था। कौन सा? गृहस्थ आश्रम। ठीक है, गृहस्थ व्यक्तियों के जीवन एक महत्वपूर्ण पांडव है, जहां मनुष्य अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य दोनों को संतुलित करना चाहता है। कौन सा जीवन में? तो गृहस्थ आश्रम गृहस्थ व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं। 14 बात करेंगे कि वैद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो सांख्य। वैद ऋषि जो थे कपिल, इनका संबंध सांख्य से था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, आपके बताते हैं। भारत में जो पहली शताब्दी से पूर्व 6 प्रमुख आस्तिक और 3 प्रमुख नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आस्तिक मत को पंडित षष्ठ दर्शन सिद्धांत कहते थे। आस्तिक मत को षष्ठ दर्शन सिद्धांत कहते थे, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा, वेदांत शामिल होते थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आस्तिक मत को षष्ठ दर्शन सिद्धांत कहते थे, इसमें सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा और वेदांत शामिल है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि को कहा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि को कहा जाता है। इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। इस दर्शन में प्रकृति को प्रथम तत्व माना गया है। किसको? तो प्रकृति को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि को याद रखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दी है, कोटेशन में आप लोग को बता दिए हैं, जिससे आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, याद कर लीजिएगा। दर्शन प्रवर्तक, योग जो दर्शन है महर्षि पतंजलि, याद रखिएगा। न्याय का महर्षि गौतम, वैश्विक महर्षि कणाद, मीमांसा आचार्य जैमिनी, वेदांत महर्षि बादरायण। तो इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। 15 प्रश्न है कि ऋग्वेद कितने पुस्तकों मंडलों में विभाजित है? ऋग्वेद तो ये भी याद करिएगा, 10 मंडल में। कितने? तो 10 देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। ऋग्वेद एक प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचनाएं सप्त सैदव प्रदेश में हुई है। 10 मंडल, 1028 श्लोक और लगभग 10,462 मंत्र हैं इसमें, याद रखिएगा। 10वें मंडल में पुरुष सूक्ते का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष से सूक्ते का उल्लेख है। ये प्रश्न आता है दोस्तों, किस मंडल में पुरुष सूक्ते का उल्लेख है? तो 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इसे ध्यान में रखिएगा, आप लोग को जस्ट हम बताएं। 16 देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? उपवेद तो वो उपवेद जो हो जाएगा या जो आर्जुवेद से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, उपवेद से संबंधित माने जाते हैं ये 4: आर्जुवेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। ये तीनों जो हैं उपवेद हो जाएंगे। उपवेद देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ना, यहाँ पे उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है, तो उपवेद जो है ऋग्वेद से संबंधित है, आर्जुवेद से संबंधित है। और उपवेद से संबंधित माने जाते हैं 4 कौन सा? आर्जुवेद, गंधर्ववेद, धनुवेद और शिल्पवेद। ठीक है,
आर्जुवेद ऋग्वेद के एक उपवेद हैं जिसमें चिकित्सा संबंधी का ज्ञान का वर्णन मिलता है। 17 देखिए ध्यान से प्रश्न, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, यह कौन सी नदी है? सुंदर सा प्रश्न है। तो ब्यास और सतलज हो जाएगा, ब्यास और सतलज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। वह कोटेशन था, वह चीज़ नहीं आप लोग को बताएं। 18 है, ऋग्वेद में कितने अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? तो याद रखिएगा 20 खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? 20 खंडों का संग्रह है। 731 सूक्त हो जाएंगे और लगभग 6000 ऋचाएँ हैं। चांदी का उल्लेख इसी में मिलता है। चांदी का उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में ही मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हम 18 प्रश्न ही लिए हैं। कैसा लगा जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मिलेंगे हम लोग शाम में, उसके बाद जो भूगोल के प्रश्न लाएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा बिहार टीचर एग्जाम के लिए, ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग शाम में।